क्या हो अगर कोई कहे कि प्लास्टिक सर्जरी मॉडर्न वेस्टर्न इन्वेंशन नहीं है और कि तकरीबन 3000 ईयर्स अगो इंडिया में एक सर्जन इतनी कॉम्प्लेक्स रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कर रहा था जो आज भी डॉक्टर्स को हैरान करती है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि हम एंटर करने वाले हैं एंशिएंट इंडिया की कुछ सबसे अनबिलीवेबल इन्वेंशंस की दुनिया में, जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। नहीं, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है जो मॉडर्न मेडिसिन की फाउंडेशन में कहीं छुपी हुई है। और ये प्रूव करती है कि हमारा पास्ट हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा एडवांस था। अबाउट 3000 ईयर्स अगो, जरा सोचो, एक ऐसा वक्त जब दुनिया के ज्यादा हिस्सों में मेडिकल साइंस बिल्कुल शुरुआती स्टेज पर थी। उस वक्त इंडिया में एक सर्जन ऐसे ऑपरेशंस कर रहा था जिन्हें वेस्ट में कॉमन होने में हजारों साल लग गए। तो कौन था ये पायनियरिंग सर्जन? चलिए मिलते हैं उस शख्सियत से जो आज फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जानी जाती हैं, महर्षि सुश्रुता। उनका काम सिर्फ एंशिएंट मेडिसिन तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि उसका असर आज भी दुनिया के ऑपरेशन थिएटर्स में महसूस किया जा सकता है। उनकी ग्रेट बुक सुश्रुता संहिता मेडिसिन की एक कंप्लीट एनसाइक्लोपीडिया है। इसमें 300 से ज्यादा सर्जिकल प्रोसीजर्स और 120 मुख्तलिफ टाइप्स के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिटेल में मेंशन है। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, ये सब हजारों साल पहले लिखा गया था और इतना हाई स्टैंडर्ड सेट किया कि दुनिया के बाकी हिस्सों को वहां तक पहुंचने में सदियां लग गईं। उस जमाने में नाक काट देना एक कॉमन सजा हुआ करती थी। इस सिचुएशन का जवाब देते हुए सुश्रुता ने एक जबरदस्त टेक्निक इन्वेंट की। वो माथा यानी फोरहेड से स्किन का एक हिस्सा लेते और उससे दोबारा नाक बना देते। ये टेक्निक इतनी रेवोल्यूशनरी थी कि सदियों बाद जब ये यूरोप पहुंची तो इसे इंडियन फोरहेड फ्लैप का नाम दिया गया। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि उनकी मेथड का बेसिक प्रिंसिपल आज भी मॉडर्न राइनोप्लास्टी की बुनियाद है। लेकिन एंशिएंट इंडिया का जीनियस सिर्फ मेडिसिन तक लिमिटेड नहीं था। इंजीनियरिंग और अर्बन प्लानिंग में भी उनकी विजन बहुत रेवोल्यूशनरी थी। अब चलते हैं थोड़ा आगे टाइम में, कासा एरा के स्मार्ट सिटीज की तरफ, यानी सिंधु घाटी सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी के शहर बहुत एक्यूरेसी के साथ डिजाइन किए गए थे। रोड्स एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न में बनी हुई थी जो 4 मेन डायरेक्शंस के साथ अलाइंड थी। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? दरअसल ये डिजाइन उस वक्त की हवा को एक नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम की तरह यूज करता था, जो मेन रोड से धूल को उड़ा देता था। और बात सिर्फ रोड्स तक लिमिटेड नहीं थी। पूरी सिविलाइजेशन में यूज होने वाली हर ब्रिक 4:2:1 के रेशियो में बनाई जाती थी, लेंथ, विड्थ और हाइट के हिसाब से। ये सिर्फ अच्छी मेसनरी नहीं थी, बल्कि ये एक ह्यूज एरिया में इनक्रेडिबल सेंट्रल प्लानिंग और क्वालिटी कंट्रोल को शो करती है, जो आज के लोगों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। लेकिन उनकी इंजीनियरिंग का असल कमाल उनके वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में नजर आता है। सोचिए, हर घर में वेल, बाथरूम्स में वाटर ड्रेनेज के लिए ड्रेन्स और दुनिया का पहला सील्ड सीवेज सिस्टम जिसमें क्लीनिंग के लिए मैनहोल्स भी थे। एक डेजर्ट सिटी जैसे धौलावीरा में उन्होंने रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए 14 बड़े वाटर टैंक्स बनाए थे। ये सिर्फ शहर नहीं थे, बल्कि एंशिएंट वर्ल्ड के रियल स्मार्ट सिटीज थे। लेकिन ग्रेट सिविलाइजेशन सिर्फ ब्रिक्स और ड्रेन से नहीं बनती, उन्हें एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ गवर्नेंस और पॉलिटिक्स भी चाहिए होता है। और इस मामले में एंशिएंट इंडिया ने हिस्ट्री की कुछ सबसे इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल आइडियाज दिए। यहाँ एंट्री होती है अर्थशास्त्र की, जिसे अक्सर पावर का अल्टीमेट गाइड बुक कहा जाता है। ये बुक ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट चाणक्य ने लिखी थी और असल में ये पॉलिटिकल रियलिज्म का एक डिटेल्ड मैनुअल है। चाणक्य का बिलीफ था कि स्टेट की सिक्योरिटी और उसका सर्वाइवल सबसे ऊपर है। इसके लिए उन्होंने एक बहुत सोफिस्टिकेटेड स्पाई नेटवर्क यूज किया ताकि सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट को मेंटेन और कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इसी पॉलिटिकल रियलिज्म की वजह से एक बिल्कुल मुख्तलिफ विजन भी सामने आया। कलिंगा वॉर की तबाही देखकर किंग अशोका बिल्कुल बदल गए। उन्होंने कॉन्क्वेस्ट और वॉर का रास्ता छोड़ दिया और धम्मा को अडॉप्ट किया, एक कोड जो नॉन वायलेंस, टॉलरेंस और सोशल वेलफेयर पर बेस्ड था। अब किंगडम की पावर वॉर के लिए नहीं, बल्कि हॉस्पिटल्स बनाने के लिए यूज होने लगी। सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं, बल्कि एनिमल्स के लिए भी। और इस तरह दुनिया की पहली वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। तो सवाल यह है कि इतनी बड़ी एम्पायर को चलाने वाला इंजन क्या था? जवाब है ट्रेड। इंडिया ने उस वक्त के ग्लोबल स्पाइस ट्रेड में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना ली थी। ब्लैक पेपर और सिनेमन जैसी चीजें अपने वक्त के एडवांस्ड शिप्स पर लोड करके इंडियन ओशन के पार भेजी जाती थीं। उनकी मैरिटाइम टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि 2400 BC में लोथल में एक ह्यूज डॉकयार्ड बना दिया गया था, जिसमें शिप्स को कंट्रोल करने के लिए लॉक गेट सिस्टम भी था। ये एक इंजीनियरिंग मिरेकल था जो उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को शो करता है। तो जब हम इन सब पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड, तो कौन सी पिक्चर सामने आती है? जवाब बिल्कुल क्लियर है। एंशिएंट इंडिया इनोवेशन का एक पावर हाउस था। चाहे बात हो ह्यूमन बॉडी को सर्जिकल स्किल से रिपेयर करने की, परफेक्टली प्लान्ड सिटीज डिजाइन करने की, पावर के रूल्स लिखने की, या किंगडम के पर्पस को दोबारा डिफाइन करने की, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस ने उस दुनिया की फाउंडेशन रखी जिसे हम आज जानते हैं। ये सब हमें हिस्ट्री को दोबारा सोचने पर मजबूर करता है।
शायद ह्यूमन प्रोग्रेस की स्टोरी उतनी सिंपल नहीं है जितनी हम अक्सर समझते हैं, और ये हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल के साथ छोड़ देता है। ऐसी और कौन सी मॉडर्न आइडियाज हैं जिनकी रूट्स इतनी एंशिएंट हैं और जो बस दोबारा डिस्कवर होने का इंतजार कर रही हैं?